गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है रश्मि रवीजा की लिखी कहानी, उन्हीं के स्वर में, परमीला। विशाल अपने लैपटॉप पर नजरें गड़ाए एक नए प्रोजेक्ट में उलझा हुआ था। तभी मोबाइल बज उठा। बिना नंबर देखे ही उठाकर हेलो बोला। उधर से किसी महिला की जोर की आवाज आई, हेलो हेलो। विशाल ने फोन कान से थोड़ी दूर कर लिया। उसे लगा रॉन्ग नंबर है। कट करने जा ही रहा था कि फिर आवाज आई, हेलो, आप विशाल बोल रहे हैं? विशाल शर्मा। अब ये तो कोई उसके घर की तरफ की ही हो सकती थी, पर आवाज पहचानी सी नहीं लग रही थी। अरे, हम परमीला, पहचाने हमको? विशाल ने दिमाग पर बहुत जोर डाला, पर बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। तभी वे आगे बोली, याद है, तुम मोतीगंज में 7वीं में पढ़ते थे, हमारे घर के बगल में रहते थे। चचा का फोन नंबर मिला तो तुम्हारा नंबर भी लिए। सुना खूब बड़े अफसर बन गए हो, अच्छा लगा सुनकर। शादी कर लिए, बच्चा लोग कैसा है? सबको मेरा आशीर्वाद देना। चलो, तुम ऑफिस में बिजी हो गए, हमको तो तुम्हारा नंबर मिला तो इंतजार ही नहीं हुआ। ये मेरा नंबर है, सेव कर लेना। फुर्सत से फोन करना, कभी अपनी वाइफ से भी बात करवाना। चलो, बाय। जैसे अचानक फोन आया था वैसे ही बंद भी हो गया। विशाल कुछ देर तक फोन घूरता रहा। उसके बाद काम में मन नहीं लगा, बार बार जी उचट जाता। स्क्रीन पर फैक्ट्स और फिगर्स के पीछे से 2 चोटी और लाल रिबन वाला एक गोल चेहरा झांकने लगता। आखिर उसने एक कॉफी मंगवाई और कप लेकर खिड़की के पास चला आया। खिड़की से नीचे नजर आती सड़क पर तेजी से गाड़ियां आ जा रही थीं। दूर सड़क के पार वाला बाउंड्री वॉल गुलाबी बोगनवेलिया से ढका हुआ था। ऐसे ही तो बचपन के गुलाबी दिन थे वो, और उसका मन भी उन गाड़ियों संग तेजी से भाग निकला।
हबीबगंज में विशाल के पापा ट्रांसफर होकर गए थे। प्रमिला और उसका घर पास पास था। सिर्फ एक दीवार थी बीच में। सामने का बरामदा, ऊपर जाने वाली सीढ़ी और छत सब साझे थे। प्रमिला पूरे मोहल्ले की बिल्ली थी। जब तक सबके घर एक बार ना घूम ले, उसका खाना हजम नहीं होता था। सबको उसके आने जाने की इतनी आदत भी पड़ गई थी कि जिस घर में शाम तक ना गई हो, लोग चिंतित हो आसपास से उसका हाल पूछने लगते। प्रमिला ठीक तो है? जिस घर में प्रमिला की पसंद की चीज बनती, एक कटोरी अलग से उसके लिए रख दी जाती। विशाल के घर में तो उसका डेरा ही जमा रहता। अपने घर में तो वो टिकती ही नहीं थी। प्रमिला अपने घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाती। चाची छत पर से कपड़े लाने को कहती और वो विशाल के यहाँ आकर बैठ जाती। चाची जब गुस्से में उसे ढूंढते हुए आती तो वो किचन में छुप जाती। विशाल किचन की तरफ इशारा कर देता। चाची किचन की तरफ बढ़ती, उसके पहले ही प्रमिला तीर की तरह निकलती और बाहर भाग जाती। तू आ आज घर में, आज तेरी टांगे न तोड़ दी तो कहना। चाची बड़बड़ाती हुई छत से कपड़े लाने चली जाती। पर प्रमिला लौटकर अपने घर में नहीं, विशाल के घर में पहले आती और फिर जी भरकर उससे लड़ती कि उसने चाची को क्यों बताया कि वो किचन में छुपी है। विशाल भी अकड़ता, मैं झूठ नहीं बोलता। तो राजा हरिश्चंद्र रख लो ना अपना नाम। ऐसे मुंह चिढ़ाकर वो कहती कि विशाल गुस्से में उसकी तरफ झपटता। प्रमिला भागती और उसकी लहराती लंबी चोटी विशाल के हाथ में आ जाती। वो चीखती, चाची, और मम्मी आकर विशाल को डांटने लगती। छोड़ो उसकी चोटी, तमीज नहीं है जरा भी, एक लड़की के साथ ऐसा बिहेव करते हैं। विशाल गुस्से से भर जाता। लड़की होने के बड़े फायदे हैं। अपनी माँ का कहना ना मानो, उनसे चुपकर बाहर भाग जाओ, लोगों को झूठ बोलना सिखाओ और सब करके साफ बच जाओ क्योंकि तुम लड़की हो। वो गुस्से में भर चल देता। मैं अकेला रात का मेला, तू कहाँ से आई? ऐसे में तू भूल के रास्ता मुझसे आ टकराई। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। ऐसी नाजुक है ये गलती से, इसे कोई छू ले तो ये टूट जाए। ऐसी नाजुक है ये गलती से, इसे कोई छू ले तो ये टूट जाए। चाबी से ये चले, चाबी से ये रुके, चाबी से ये हंसे रूठ जाए। कांच की ये गुड़िया, कागज की ये पुड़िया, किसी शैतान की नानी लगती है। पर्रा पर्रा पप, ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। कोई मॉडल पुराना लगता है, ये लड़का जरा सा दीवाना लगता है। गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है।
दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। ये लड़का जरा सा दीवाना लगता है, गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये। पर प्रमिला दूसरे दिन ही सब भूल भाल धमक जाती। चल खेलने चले। हमको नहीं खेलना तेरे साथ। विशाल उसकी कल की बदमाशी भूला नहीं था। काहे हार जाता है इसलिए? प्रमिला उसकी हंसी उड़ाती हुई बोलती। कब हारे हैं रे तुझसे? वो लाल आंखें दिखाता। तो चल ना। प्रमिला उसका हाथ खींचती हुई ले जाती। विशाल हाथ झटक आगे बढ़ जाता। शाम को मोहल्ले के सब लड़के मिलकर पिट्टो, डेंगा पानी, लंगड़ी, आइस पाइस सब खेलते। लड़कियां रस्सी कूदती या इखट दुखट खेलती, पर प्रमिला को तो कूद फांद पसंद थी। वो लड़कों के संग सारे खेल खेलती। विशाल पिट्टो में प्रमिला पर जोर से बॉल का निशाना लगाता कि प्रमिला को खूब चोट लगे, पर वो बहुत तेज थी, हर बार बच जाती और उसे अंगूठा दिखाती। कभी कभी विशाल छुपकर कंचे भी खेलता। मम्मी पापा की तरफ से कंचे खेलने की सख्त मनाही थी। मम्मी कहती, कंचे गली के लड़के खेलते हैं। उसे समझ नहीं आता ये गली के लड़के कौन होते हैं। वे लोग भी तो सड़क के किनारे ही खेलते थे। पर तब आज के बच्चों की तरह फट से माता पिता से सवाल करने का रिवाज नहीं था। उनकी जितनी बातें समझ में आई समझो, वरना सर के ऊपर से गुजर जाने दो। प्रमिला उसे कंचे खेलते देख लेती तो फिर ब्लैकमेल करती। मेरा मैथ्स का ये सवाल बना दो, वरना चाची को बता दूंगी। खींचते हुए भी उसे उसका होमवर्क करना ही पड़ता। विशाल ने कॉफी का एक लंबा घूंट भरा। क्या दिन थे वे भी। सिर्फ पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना। पढ़ाई का भी कोई बोझ नहीं, ना परीक्षा का कोई खौफ, ना परसेंटेज की कोई होड़। बचपन हर गम से बेगाना होता है, बचपन हर गम से बेगाना होता है। जन्म का शुभ दिन हर दिन से सुहाना होता है, कि बचपन हर गम से बेगाना होता है। बचपन हर गम से बेगाना होता है। चिंता मस्ती का आलम, जीवन खेल सा लगता है। जीवन खेल सा लगता है। सुख मिलते हैं सारे राहों में फिर के, घर तो जेल सा लगता है। घर तो जेल सा लगता है। हो इसी उम्र में खुशियों का खजाना होता है, कि बचपन हर गम से
बेगाना होता है। होता है बचपन हर गम से बेगाना होता है। होता है बचपन हर गम से बेगाना होता है। आए दिन कोई ना कोई त्योहार पड़ता और सारा मोहल्ला ही वो त्योहार मिलकर मनाया करता था। होली, दिवाली, दशहरा, सरस्वती पूजा सब खूब धूमधाम से मनाते। दशहरे का मेला सारे बच्चे मिलकर देखने जाते। एक बार प्रमिला ने 50 पैसे की एक पीतल की अंगूठी खरीदी थी। शरारती तो थी ही, पता नहीं उंगली से कैसे दांत से दबाकर पिचका ली थी। उंगली सूजकर मोटी हो गई थी और उसका रो रो कर बुरा हाल। विशाल चिढ़ाता, अब तो उंगली काटनी पड़ेगी। प्रमिला का रोना और बढ़ जाता। दोनों की माएं परेशान हो गई थीं। पिता ऑफिस गए हुए थे, फोन तो था नहीं जो उन्हें बुलाया जा सके। उस छोटे से कस्बे में औरतें बाजार नहीं जाती थीं और तब ये जिम्मेवारी विशाल को सौंपी गई थी। वो बच्चों की फौज के साथ बड़ी जिम्मेवारी से सुनार के हाथ से उसकी अंगूठी कटवा कर ले आया था। प्रमिला ने भरी आंखों से रूंधी आवाज में पहली बार उसे थैंक यू कहा था। मन तो हुआ फिर से चिढ़ाने लगे, पर उसकी रोनी सूरत देख दया आ गई थी। 2 दिन प्रमिला ने उसका एहसान मान लड़ाई नहीं की, पर तीसरे दिन ही सब भूल भाल। चाची देखिए, विशाल पढ़ाई का किताब नहीं कॉमिक्स पढ़ रहा है। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए हो। यूं ही फिसल गए आ। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए हो। यूं ही फिसल गए आ। उड़ड़े उड़ड़े उड़ड़े। बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल। छोड़ो देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल। छोड़ो देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए हो। यूं ही फिसल गए आ। पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों? पगले तेरी बातों में धड़कता है दिल। आहा पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों? पगले तेरी बातों में धड़कता है दिल क्यों? कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का? हाय क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए हो। यूं ही फिसल गए आ। उड़ड़े उड़ड़े। कहो जी रोज तेरे संग यूं ही दिल बहलाए क्या? सुनो जी समझ सको तो खुद समझो, बताए क्या? कहो जी रोज तेरे संग यूं ही दिल बहलाए क्या? सुनो जी
समझ सको तो खुद समझो, बताए क्या। कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाय हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। तुम तो मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ आ। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। तुम तो मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ आ। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। तुम तो मचल गए ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ। और उसकी गुस्से से लाल आंखें देख अंगूठा दिखा भाग गई थी। विशाल को सचमुच अफसोस हो गया था। बेकार ही ले गया था सुनार के पास। हो जाने देता उसकी उंगली हाथी के पांव जैसी। पर दिवाली के समय प्रमिला सारी दुश्मनी भूल जाती। विशाल और प्रमिला का सामने वाले घर के गगन और मिथिलेश से पटाखे छोड़ने का कंपटीशन होता। अपने सारे बचाए पैसे उसे दे देती कि वो पटाखे ले आए। किसी भी बच्चे को बहुत ज्यादा पैसे तो मिलते नहीं थे, तो कंपटीशन होता कि किसने सबसे अंत में पटाखे छोड़े। प्रमिला घर घर की बिल्ली तो थी ही, चुपके से उनके घर में जाकर देख आती कि उन्होंने कौन से पटाखे और कितने सारे पटाखे खरीदे हैं, और फिर दोनों उसी हिसाब से पटाखे छोड़ते। बहुत देर तक मिथिलेश और गगन के घर के सामने से पटाखों की आवाज नहीं आती, तो विशाल अंतिम रॉकेट छोड़ने के लिए उद्धत होता। पर प्रमिला कहती, नहीं रुको, अभी उसका एक अनार बचा हुआ है, हम गिने हैं। वो लोग अभी तक 5 ही अनार जलाया है, जबकि 6 लाया था। और फिर उनके अनार जलते ही विशाल विजय घोष सा अंतिम रॉकेट छोड़ देता। किसकी छत पर दिए देर तक जले, इसका भी कंपटीशन होता। छत तो साझा थी, दोनों देर रात तक जागकर दिए में तेल डाला करते। एक भूली सी मुस्कुराहट विशाल के चेहरे पर आ गई। आज तो रंग बिरंगे बिजली के बल्ब और झालरें लगा दो, वे दूसरे दिन तक जलते रहेंगे। बस एक स्विच ऑन ऑफ करना ही तो होता है। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। ओ कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। हो कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। इतना सब कुछ तूने दिया है, एहसानों से बांध लिया है। इतना सब कुछ तूने दिया है, एहसानों से बांध लिया है। ओ एहसान कैसा फर्ज है हमारा, हमने निभाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी।
जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। प्यार जो दोहरा हमको न मिलता, दिल पतझड़ का फूल न खिलता। हो प्यार जो दोहरा हमको न मिलता, दिल पतझड़ का फूल न खिलता। वीराने में लाखों जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। खिड़की छोड़कर विशाल ने वापस काम में मन लगाने की कोशिश की, पर मोतीगंज की गलियां ही जेहन में घूमती रहीं। आजकल न्यू ईयर पार्टी का बड़ा शोर होता है। 31 दिसंबर को देर रात तक पार्टी करते हैं लोग और फिर नए साल की सुबह देर तक सोए रहते हैं। नए साल का सूरज तो कोई देखता ही नहीं। और एक उनका बचपन था। सुबह सुबह नहा धोकर वे लोग मंदिर जाते और फिर जलेबी पूरी का नाश्ता करते और फिर सारे बच्चे मिलकर छत पर पिकनिक मनाते। आलू गोभी मटर की खिचड़ी बनती। खिचड़ी का वैसा स्वाद फिर कभी नहीं आया। पिकनिक खत्म होते ही सरस्वती पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती। सीढ़ी के ऊपर थोड़ी सी खाली जगह थी, वहीं सरस्वती माता की मूर्ति बिठाई जाती। हर घर से वे लोग चंदा इकट्ठा करते और फिर उन पैसों से साधारण सा प्रसाद लाते। थोड़ी सी बूंदी, बताशे और फल, बस। सजावट के लिए मम्मी लोग उदारता पूर्वक साड़ियां दे देती। लड़कियां साड़ियों से सजावट करती। लड़के रस्सी टांगकर रंगीन कागजों की झंडियां लगाते। प्रसाद बांटना हर काम वे लोग मिलकर करते। पर मोतीगंज छोड़ने से पहले अंतिम सरस्वती पूजा में बड़ा हंगामा हुआ था। महल्ले में एक नई लड़की आई थी। बहुत सच संवर कर रहती। अपने पिता के अफसर होने का उसे बड़ा घमंड था। खूब कीमती फ्रॉक और मैचिंग हेयर बैंड लगाकर शाम को आती। खुद भी नहीं खेलती और लड़कियों को भी नहीं खेलने देती। उन्हें बिठाकर लंबे लंबे डींगे हाँका करती। लड़कों पर उसका रौब नहीं चलता, इसलिए उनसे चिढ़ती रहती। अब तक सरस्वती पूजा में सब लोग एक बराबर चंदा दिया करते थे। इस नई लड़की ने ज्यादा पैसे दिए। अपनी माँ की ढेर सारी कीमती साड़ियां लाई और विसर्जन के लिए अपने पिता से कहकर एक जीप अरेंज कर दी थी। प्रमिला को छोड़कर बाकी सारी लड़कियां उसकी मुरीद हो गईं। लड़कों ने मूर्ति लाने का, सजावट का सारा काम तो किया, पर दूसरे दिन लड़कियों ने उन्हें गैरों की तरह एक एक प्रसाद का दोना देकर चलता कर दिया।
इस तरह मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिए जाने पर लड़के कड़वा घूंट पीकर रह गए। विसर्जन के लिए भी जीप में बैठकर सिर्फ लड़कियां ही गईं, लड़कों को बिल्कुल ही नहीं पूछा। पर लड़के भी ताक में थे। जैसे ही लड़कियां विसर्जन के लिए गईं, वे बचा हुआ सारा प्रसाद चुरा लाए। कुछ खुद खाया और बाकी रास्ते पर आने जाने वालों में बांट दिया। लड़कियों को आग बबूला तो होना ही था, खूब चीखी चिल्लाई। घर वालों से भी इस हरकत के लिए लड़कों को बहुत डांट पड़ी, पर किसी को भी बुरा नहीं लगा। सब सर नीचा किए मंद मंद मुस्कुराते रहे। सामूहिक रूप से डांट खाने का मजा ही कुछ और होता है। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। ला 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 ला।
साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 मेहनत के आगे सभी तदबीरें बेकार। मेहनत के आगे सभी तदबीरें बेकार। होती उसकी जीत है जो ना माने हार। होती उसकी जीत है जो ना माने हार। रात जब ढल जाती है सुबह सुहानी आती है। रात जब ढल जाती है सुबह सुहानी आती है। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। विशाल के मुख से एक ठंडी सांस निकल गई। आज अपने मोबाइल और लैपटॉप में घुसे गेम खेलते बच्चे क्या जाने ये मिलजुल कर खेलना, शैतानियां करना और डांट खाना। प्रमिला उसके घर में इतनी ज्यादा रहने लगी थी कि अनजान लोग उसे मम्मी पापा की बेटी ही समझते। बस फर्क ये था कि विशाल और उसका छोटा भाई आकाश अपने पापा से बहुत डरते थे, जबकि प्रमिला बिल्कुल नहीं झिझकती। बड़े आराम से कह देती, चचा इस शर्ट में आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। पापा के सामने भी गाना गाती रहती। उसे और आकाश को पापा से कोई फरमाइश करनी हो तो वे लोग प्रमिला को आगे कर देते और वो बड़े अधिकार से कह देती, चाचा हम लोगों को मेला देखने जाना है, या गगन ने इतनी सुंदर एटलस की साइकिल ली है, आप विशाल के लिए भी ला दीजिए ना। फिर विशाल के पापा का ट्रांसफर हो गया और वे लोग नए शहर में आ गए। प्रमिला की याद धीरे धीरे धूमिल होती गई। विशाल अपने कॉलेज, कैरियर, फैमिली में प्रमिला को बिल्कुल भूल गया था। आज उसके फोन कॉल ने विशाल का पूरा बचपन लौटा दिया। रात में माँ का फोन आया। प्रमिला का फोन आया था कि उसने तुमसे बात की है, बहुत खुश लग रही थी। हाँ माँ, बिल्कुल वैसी ही है, अभी भी चिल्ला चिल्ला कर बोलती है और अपना नाम अब भी प्रमिला बताती है, प्रमिला नहीं। विशाल हंस पड़ा था। नहीं बेटा, वो तुमसे बातें करने की खुशी में बोल रही होगी। दुख का पहाड़ टूटा है उस पर। उसके बच्चे काफी छोटे थे तभी पति की मृत्यु हो गई, पर प्रमिला ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया। टीचर है एक स्कूल में। हमारे बगल वाले घर में प्रमिला के दूर के रिश्तेदार आए हैं, उनसे ही नंबर लेकर पापा ने प्रमिला से बात की। वो तुम सब लोग का हालचाल पूछ रही थी।
तुम्हारा नंबर लिया, तुमसे बात करने के बाद भी फोन करके मुझे बताई, पर बोल रही थी तुम ऑफिस में थे, ज्यादा बात नहीं हुई। बात कर लेना बेटा, उससे बहुत खुशी होगी। हाँ माँ, जरूर किसी संडे सैटरडे करूँगा। यह सब सुनकर विशाल उदास हो गया। विधाता ने किसके भविष्य की टोकरी में क्या सहेज कर रखा है, किसी को पता नहीं होता। उछलती कूदती शरारती प्रमिला के इतने जिम्मेवार रूप की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। कैसे उसने संभाला होगा सब कुछ। यह शायद इतनी एक्टिव, मिलनसार, हंसमुख होने के कारण ही उसने सब अच्छे से संभाल लिया, वरना कोई सरल, सहमी, सीधी सी लड़की होती तो बिखर ही जाती। कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी। विशाल ने सोचा पहली फुर्सत में ही प्रमिला को कॉल करेगा और फिर ढेर सारी बातें करेगा। उसने सोच तो लिया था, पर छुट्टी के दिन कुछ आराम में, कुछ परिवार के साथ, कुछ बाहर जाने, कुछ मेहमानों की खातिर तवज्जो में उसे याद ही नहीं पड़ा और कई महीने गुजर गए। विशाल फोन करना भूल ही गया। पर आज टीवी पर बिल्कुल प्रमिला जैसी गोल चेहरे वाली, कमर तक 2 चोटी लटकाए एक लड़की को कूदते फांदते शरारते करते देखा
तो प्रमिला की बेतरह याद हो आई। बिना एक पल गंवाए उसने प्रमिला को फोन मिला दिया, पर प्रमिला ने फोन नहीं उठाया। बाद में प्रमिला ने कॉल बैक किया तो विशाल बाथरूम में था। उसने फिर से फोन किया, पर पूरे रिंग के बाद फोन नहीं उठा। फिर विशाल को जैसे जिद ही हो आई। 5-5 मिनट पर उसने कई बार फोन मिलाया, पर प्रमिला ने फोन नहीं उठाया। और जब काफी देर बाद प्रमिला ने कॉल बैक किया तो विशाल गुस्से में फट पड़ा। कहाँ थी? कब से फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठाया जाता। शांति शांति, अरे बाबा, गुस्सा वैसा ही है तुम्हारा। प्रमिला के ये कहने पर ध्यान आया कि वह पूरे 20 साल बाद उससे बात कर रहा है। प्रमिला ने कहा, मंदिर में थी ना, इसलिए फोन नहीं उठा पाई। सिद्धि विनायक आई हुई हूँ। अरे तुम मुंबई में हो, मेरे शहर में हो, कब आई? एक फोन भी नहीं किया। वो चेकअप के लिए आई थी, पर आज ही रात की वापसी है। चेकअप? कैसा चेकअप? किसका चेकअप? अरे मुझे ही 5 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, ऑपरेशन हो गया है, अब ठीक हूँ, पर 6 महीने में चेकअप के लिए आना पड़ता है। सुबह ही आई, हॉस्पिटल गई और अब रात की वापसी है, इसीलिए फोन नहीं कर पाई। अगली बार पक्का बताऊंगी। विशाल दुख से भर उठा। विधाता ने 2 बच्चे सौंपकर पति छीन लिया। इतने से भी संतोष ना हुआ तो कैंसर की सौगात भी दे डाली। कोई अगर बर्दाश्त करने में सक्षम है तो उसे दुख पर दुख दिए जाओ। किसी की जिंदादिली की ऐसी कठिन परीक्षा भी ली जाती है भला? सवाल
विशाल को अपराध बोध भी सताने लगा। प्रमिला ने इतने उत्साह से फोन किया था, पर उसने पलटकर एक बार भी फोन नहीं किया। प्रमिला ने सोचा होगा उसे बातचीत करने में कोई रुचि नहीं। पर अब जरा भी समय नहीं गंवाना है। विशाल ने कहा, ठीक है, रात की ट्रेन है ना, मैं अभी आता हूँ तुम्हें लेने। तुम मंदिर के बाहर ही रुको, रात को स्टेशन छोड़ दूंगा, चिंता मत करो। मंदिर पहुंच वो इधर उधर देख रहा था। इतने चेहरों की भीड़ में उस चेहरे को ढूंढे भी कैसे, जिसकी अब उसे पहचान भी नहीं। तभी दाहिनी तरफ से एक आवाज आई, विशाल। मुड़कर देखा, अरे तो ये है प्रमिला। वक्त के मार से प्रमिला का गोरा रंग कुम्हला गया था। कमर तक लटकती काली चोटियों की जगह अब कंधे तक कच्चे पक्के बाल एक क्लिप में बंधे थे। पतली छरहरी देह थोड़ी फैल गई थी। उसे अपनी तरफ देखते पाकर प्रमिला पास आ गई। बोली, हम तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाते, पर तुम अब बिल्कुल वैसे ही दिखते हो जैसे तब चचा दिखते थे। पर चचा तुमसे पतले थे। और फिर हंसकर बोली, कितना मोटा गए हो। चश्मे के पीछे से झांकती प्रमिला की आंखों की चमक और शरारती हंसी वैसी ही थी। प्रमिला के हाथ से उसका बैग लेते हुए विशाल ने भी हंसकर कहा, और तुम नहीं मोटाई, एकदम बुढ़िया लगने लगी हो। बुढ़िया कहेगा मुझे? प्रमिला ने उसे जोर की कोहनी मारी और दोनों के बीच के वर्ष छलांग लगा कहीं दूर बिला गए। दोनों स्कूली बच्चे से ठठाकर हंस पड़े। चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। जितना मिले उसी में खुश हो ले। जो भी मिले यहाँ जितना मिले उसी में खुश हो ले। पूरा नहीं होता किसी का यहाँ हर सपन, गाओ मेरे मन। चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। तो क्या हुआ बहारों के गीत सजाने, मिले जो हम तो क्या हुआ बहारों के गीत सजाने। बुझे कोई आशा का दिया तो फिर से जला ले, दुखों से तू हार न राही किए जा जतन। गाओ मेरे मन। चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। रोकर चल चाह
तू चल, चल न तुझे होगा। रोकर चल चाहे हंस के तू चल, चल न तुझे होगा। रुकेंगे ना तेरे लिए ये समय के चरण। गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण। गाओ मेरे मन। रश्मि रवीजा की लिखी कहानी उन्हीं के स्वर में आप सुन रहे थे, परमीला। प्रस्तुति सहयोग दीपक केसावलेकर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।